मेरा नाम सुलोचना है। मेरी शादी किसी मोहब्बत के वादे के लिए नहीं हुई थी, बल्कि समाज की उन्हीं रीति-रिवाज़ों के तहत हुई थी, जहाँ लड़की की उम्र जैसे ही एक तय हद पार कर जाती है, उसके सपनों को देखने की ज़रूरत नहीं समझी जाती, बल्कि उसके लिए शादी के रिश्ते देखे जाने लगते हैं। कोई नौकरी वाला लड़का, पैसा कमाने वाला, शरीफ परिवार, खाते-पीते घर का नाम और बस इतना ही काफ़ी माना जाता है। मेरी शादी भी बिल्कुल इसी पैमाने पर तय कर दी गई थी। मैं और सोहन दोनों पढ़े-लिखे थे, मगर हमारी पढ़ाई का हमारे जीवन पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ा, क्योंकि ना हमें एक-दूसरे को जानने का अधिकार मिला और ना ही सवाल पूछने की आज़ादी। ना कोई फ़ोन कॉल, ना कोई मुलाकात, ना कोई बातचीत। फैसले घर वालों के थे और मेरी चुप्पी ही मेरी हाँ मान ली गई थी। मैं मना नहीं कर सकी, शायद इसलिए नहीं कि मैं राज़ी थी, बल्कि इसलिए कि मुझे मना करना कभी सिखाया ही नहीं गया था। घर में शादी की तैयारियों का शोर हर तरफ था। कभी दहेज की लंबी सूची सुनाई जाती थी, कभी रिश्तेदारों को फ़ोन लगाए जाते थे, तो कभी मेहमानों की गिनती होती थी। हर कोई व्यस्त था, मगर किसी ने ये पूछा ही नहीं कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। सच ये है कि मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मुझे कैसा महसूस करना चाहिए। एक दिन मेरी होने वाली नंद ने मेरे पास आई। उम्र में मुझसे कुछ ही बड़ी थी। उसकी बोली बहुत मीठी थी और चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी। वो मुस्कुराते हुए बोली कि शादी में अब बस 1 महीना रह गया है। अगर भाई का नंबर चाहिए तो दे दूँ? थोड़ी बातचीत हो जाएगी। शायद उसे लगा था कि हर दुल्हन अपने होने वाले पति से बात करना चाहती है। मैंने बहुत नरमी से मना कर दिया और कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है। सच ये था कि मैंने कभी किसी अनजान आदमी से खुलकर बात की ही नहीं थी। और अब जब फैसला हो चुका था तो बात करने से क्या बदल जाना था, मगर किस्मत ने खुद पहला शब्द लिख दिया। शादी से ठीक 1 हफ्ता पहले मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर एक सादा-सा नंबर चमका। उसके बाद एक मैसेज आया। मैसेज भेजने वाला सोहन था। उसने अपना नाम लिखा ताकि मैं उसे पहचान सकूँ और फिर एक सवाल पूछा, "क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो?" वो सवाल मेरे लिए किसी खाली कमरे में गूंजती आवाज़ जैसा था। मैं देर तक फ़ोन की स्क्रीन को देखती रही। मेरे पास उस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं था। अगर मैं लिख देती कि मैं खुश हूँ, तो क्या शादी रुक जाती? क्या फैसले बदल जाते? नहीं। उसी पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरी राय सिर्फ़ एक रस्म है, जिसके नतीजे में कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैंने जवाब लिखी, "जी, मैं खुश हूँ।" ये पहला झूठ था जो मैंने अपनी शादी के नाम पर बोला था और शायद यही झूठ मेरी पूरी ज़िंदगी की बुनियाद बनने वाला था। उसका सवाल पढ़कर मेरे भीतर एक अजीब-सी खलबली मच गई थी। एक पल के लिए मैंने सच में सोचा कि अगर मैं इस वक़्त सच लिख दूँ और कह दूँ कि मैं खुश नहीं हूँ, तो क्या सब कुछ बदल जाएगा? जवाब मुझे खुद ही मिल गया। कुछ भी नहीं बदलेगा, ना शादी रुकती, ना फैसले बदलते, ना किसी को फ़र्क पड़ता। मेरी खुशी और मेरी उदासी बस निभाई जाने वाली रस्में थीं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब पहले से तय था। इसलिए मैंने वही लिखा जो मुझसे उम्मीद की जा रही थी। मैंने कहा कि मैं खुश हूँ, जबकि सच ये था कि मैं खुद नहीं जानती थी कि खुशी होती क्या है। मैंने सोहन को खुद नहीं चुना था, बल्कि मुझे चुनकर दिया गया था। मुझे शादी का कोई शौक भी नहीं था। मैं दिमागी तौर पर इसके लिए तैयार भी नहीं थी। मगर फिर भी मुझे एक नई ज़िम्मेदारी की भारी बोझ ने नीचे धकेल दिया गया था। मेरा होने वाला ससुराल एक जॉइंट फैमिली था। वहाँ चाचा-ताऊ, उनके बच्चे, सास-ससुर और दादी-सास सब एक ही छत के नीचे रहते थे। मुझे बताया गया कि एक मजबूत परिवार की निशानी है, मगर मेरे दिल में ये डर बार-बार उभरता था कि इतने लोगों के बीच कहीं मैं खुद को ही ना खो दूँ। जब मुझे मेरा कमरा दिखाया गया तो वो बहुत बड़ा और बहुत सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खास मेहमान के लिए तैयार किया गया हो, किसी ऐसी लड़की के लिए जिसे कुछ दिनों तक संभाल कर रखा जाएगा और फिर जिम्मेदारियों के हवाले कर दिया जाएगा। बिस्तर ठीक तरीके से सजा हुआ था, अलमारियां ठीक जगह पर रखी गई थी, सब कुछ बिल्कुल सही था, मगर उस कमरे की खामोशी में मेरी धड़कनें बहुत तेज थी। मन के किसी कोने में एक ही सवाल बार-बार उठ रहा था, क्या यही मेरी पूरी ज़िंदगी होने वाली है? कमरे में हर चीज़ बड़ी तरीके से सजाई गई थी। बस दिल बेकाबू हो रहा था, दोनों तरफ से तैयारियाँ ज़ोरों पर थी। सब लोग अपनी-अपनी पारंपरिक रस्में निभा रहे थे और मेरे माँ-बाप भी वही कर रहे थे। जो समाज ने उन्हें सिखाया था, हर रस्म निभाई जा रही थी, हर दिवस पूरा किया जा रहा था। जैसे ये शादी नहीं बल्कि किसी कर्ज की अदायगी हो रही हो। और फिर वह दिन भी आ गया, मेरा दिल बिना किसी वजह से बहुत तेज़ धड़क रहा था।
मैं दुल्हन बनी सिर झुकाए बैठी रही। चारों तरफ रोशनी थी, कमरे की चमक थी, लोगों की आवाज़ें थी, मगर मेरे अंदर एक गहरी चुप्पी थी। ये कैसी चुप्पी थी जो इतने शोर में भी मुझे साफ सुनाई दे रही थी। सोहन ने फ़ोटो सेशन के लिए साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि वो ब्राइडल फ़ोटो शूट नहीं करवाना चाहता। उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। उसके परिवार में किसी ने ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं। शायद इसलिए कि मेरी भी कोई ख़ास इच्छा नहीं थी। मैं पहले ही बहुत असहज महसूस कर रही थी। तस्वीरें बनने से क्या फ़र्क पड़ता? मेरी शादीशुदा कज़न मुझे एक तरफ ले गई और प्यार भरे शब्दों में समझाने लगी। उसने कहा कि तुम बहुत मासूम हो, बहुत प्यारी हो, हमेशा दूसरों की बात मान लेती हो। शादी भी घरवालों की पसंद से कर रही हो, मगर शादी के बाद कभी-कभी अपनी भी सोच रखना। जहाँ तुम्हारे साथ ज्यादती हो, वहाँ चुप मत रहना। मैं उसकी बातें सुनती रही, मगर अंदर से जानती थी कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी। मैं हमेशा चुप रहकर ही सब कुछ सहती आई थी। मैंने अपनी आवाज़ खुद ही दबाना सीख लिया था। अधिकार लेना मुझे बिल्कुल नहीं आता था। अधिकार माँगने से पहले ही मैं रुक जाती थी। शायद घर की बड़ी बेटियाँ सच में ऐसे ही होती हैं। सबके लिए मजबूत और खुद के लिए कमज़ोर। आखिरकार शादी हो गई और ये मेरी शादी की पहली रात थी। मैं सजे हुए बिस्तर पर बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। दिल में सवालों की भीड़ थी। मेरी ज़िंदगी अब किसी और की लिखी गई डायरी में चल पड़ी थी। सोहन कैसा इंसान होगा? क्या मैं इस घर में खुद को पहचान पाऊँगी? मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मैं बस गहरी साँसें ले रही थी और उस दरवाज़े को देख रही थी, जिसके पीछे मेरा नया सफ़र शुरू होने वाला था। एक ऐसा सफ़र जिसमें रिश्ता भी था, ज़िम्मेदारी भी थी और शायद ऐसी परीक्षाएँ भी थी, जिनके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ, उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसके अंदाज़े में अजीब-सी जल्दी और सख्ती थी, जैसे वो किसी अनकहे मुकाबले में खुद को साबित कर देना चाहता हो। मैं जल्दी समझ गई, ये सब इत्तेफ़ाक नहीं था। हमारे समाज में जैसे दुल्हन को पहली रात के लिए दिमागी तौर पर तैयार किया जाता है, वैसे ही दूल्हे को भी कई तरह की राय दी जाती है। वह राय अक्सर मर्द को याद दिलाती है कि उसे कमरे में अपनी ताकत दिखानी है और अपना अधिकार जताना है। उसे ये सिखाया जाता है कि इस घर में अधिकार उसी का ही है। शायद वह ये नहीं जानता कि जिस तरह की औरत उसे चाहिए थी, मैं पहले से ही वैसी थी। चुप रहने वाली, हद में रहने वाली और सवाल ना करने वाली। फिर भी उसे ये सब जताना ज़रूरी लगा। वह मेरे सामने बैठा, मुँह दिखाई का तोहफ़ा दिया, घूँघट उठाया, मगर उस पल उसके मुँह से कोई मीठा शब्द नहीं निकला, कोई तारीफ़ नहीं। मैं दिल ही दिल में सोचती रही कि शायद मर्दों को नरमी और प्यार से बोलना सिखाया ही नहीं जाता, या शायद वे समझते हैं कि तारीफ़ करना कमज़ोरी की निशानी है। इसके बाद उसने घर के नियमों और व्यवहार की एक लंबी सूची सुनानी शुरू कर दी। उसने कहा कि घर में बहुत लोग हैं, इसलिए हर बात का ध्यान रखना होगा। कोई भी बात कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। उसकी माँ का ख्याल रखना है, उसके पिता की इज़्ज़त करनी है, उसकी बहनों को अपनी बहनों की तरह समझना है। उसने खास तौर पर ये भी कहा कि देवर-भाभी के रिश्ते में ज़्यादा खुलापन नहीं होना चाहिए। इस रिश्ते की हद होती है और मुझे उसका पूरा ध्यान रखना होगा। उसने कहा कि उसके भाई अभी छोटे हैं और मुझसे ज़्यादा घुलने-मिलने की कोशिश करेंगे, मगर मैं बड़ी हूँ इसलिए मुझे समझदारी दिखानी होगी। इतनी सारी बातें एक साथ सुनते-सुनते शायद ये भूल गया था कि मैं कोई नौकरानी नहीं, बल्कि उसकी पत्नी हूँ। उसकी बातों की शुरुआत और अंत सब एक ही बोझ में बदल गई और मैं चुपचाप सिर हिलाती रही, जैसे मुझे सब याद रहेगा, जबकि मेरे दिमाग में बोझ बढ़ता ही जा रहा था। फिर उसने एक ऐसा शब्द कहा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उसने कहा कि उसे शादी का बहुत शौक था। मैंने नादानी में ये समझा कि वो साथ निभाने, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने की, एक घर बसाने की बात कर रहा है। मगर जल्दी ही मुझे एहसास हो गया कि वह जिस चीज़ को शादी कह रहा था, उसका मतलब मेरे लिए बिल्कुल अलग था। उसके लिए शादी कोई भावनात्मक बंधन नहीं, बल्कि एक अधिकार था, एक ऐसी रात थी जहाँ उसे जीत चाहिए थी। वह शादी को सिर्फ़ उस पल से जोड़ रहा था, जहाँ पति-पत्नी का एक ही बिस्तर पर सोना ज़रूरी होता है। वह अपने अधिकार की ही बात कर रहा था। ये सब सुनकर मैं घबरा गई, दिल में एक अनजाना-सा डर उतर आया। मैं परेशान थी, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि मैं एक नए रिश्ते में कदम रख रही थी, बल्कि इसलिए कि मुझे पहली बार एहसास हो रहा था कि इस रिश्ते में मेरी चुप्पी ही मेरी सबसे बड़ी पहचान बनने वाली। उसके लिए कि मैं ये महसूस कर चुकी हूँ कि इस रिश्ते की बुनियाद वह नहीं है, जो मुझे बचपन से सिखाई गई थी।
मैं चुपचाप बैठी रही, मगर भीतर अनकही सवाल जन्म ले चुका था कि क्या मैं सच में शादी के मतलब को समझती थी, या मुझे बस एक ऐसे रिश्ते में डाल दिया गया था जिसकी दिशा पहले ही तय हो चुकी थी। उसने मेरी बात मानने से मना कर दिया। उसके शब्दों में ऐसी कठोर सख्ती थी कि सवाल करना भी जैसे जुर्म बन गया था। मैं बार-बार एक ही बात दोहरा रहा था कि तुम्हें इन सब बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर अचानक उसने बात को ऐसे मोड़ दिया जैसे मेरा अस्तित्व मेरे माँ-बाप के पैसों से जुड़ा हो। मैं बेहद थकी हुई थी, शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे चुके थे, मगर उसने मेरी कमज़ोरी को गंभीरता से नहीं लिया। सुबह होते-होते मेरी तबीयत और बिगड़ गई। एक पल के लिए मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी सास से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मगर कुछ देर के बाद जब तबीयत में ज़रा-सा फ़र्क आया, तो बात को वहीं दबा दिया गया। घर की बड़ी औरतें इकट्ठी हुईं और मुझे तसल्ली देने लगीं। ये सब शुरुआत में हर नई दुल्हन के साथ होता है। घबराने की कोई बात नहीं है, वक़्त के साथ-साथ सब ठीक हो जाता है। और मैं भी खुद को यही कहकर चुप करा लिया, जबकि सच्चाई ये थी कि मैं ठीक नहीं थी। बस इतनी सँभल गई थी कि कोई शब्द ज़ुबान पर ना आ सके, क्योंकि नई दुल्हन ज़्यादा बोलती नहीं है। ये वाक़या मैंने बार-बार सुना था, इसलिए मैंने अपना दर्द भी शब्दों में नहीं ढाला और दिन चुपचाप बीतने लगे। फिर ज़िंदगी ने जैसे अपना एक मामूली-सा रास्ता पकड़ लिया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। शादी के बाद जब पहला हफ्ता शुरू हुआ तो मुझे सबसे पहले घर के रास्ते दिखा दिए गए। एक-एक दरवाज़ा, एक-एक कोना, फिर किचन, जहाँ ये बताया गया कि अब ये जगह मेरी ज़िम्मेदारी है। मुझे समझा दिया गया कि सुबह अंधेरे में उठना है, सबके लिए नाश्ता बनाना है, चाय तैयार करनी है, बच्चों को स्कूल के लिए सँभालना है। बर्तन धोने हैं, सब्जियाँ काटनी हैं, शाम को खाना भी बनाना है। मैं चुपचाप सुनती रही, घर की दूसरी औरतें आराम से बैठी बातें करती रहीं और हर काम के लिए मेरी तरफ इशारा कर दिया जाता। उस वक़्त मेरी उम्र भी कम थी और दिमाग में झिझक इतनी, लोगों के सामने बोलना मुश्किल लगता था। इसलिए मैंने सवाल करने के बजाय हर ज़िम्मेदारी को बिना हिले अपने कंधों पर उठा लिया। ससुराल जॉइंट फैमिली थी, इसलिए काम कभी खत्म ही नहीं होता था। कभी दादी सास के ताने, कभी चाची की बातों में छुपी चुभन, कभी सास के नए फरमान, नंद का अलग ही अंदाज। मैं किसी से कुछ कह ही नहीं पाती थी, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया था कि बहू का काम बोलना नहीं सहना होता है, बहू को सिर झुकाकर जीना होता है। ये सबक मुझे शादी से पहले ही पढ़ा दिया गया था। मैं दिन भर काम करती और रात को थक कर गिर जाती। खुद से वादा करती कि कल शायद सब कुछ आसान हो जाएगा, मगर हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज़्यादा भारी लगने लगा और मैं धीरे-धीरे समझने लगी कि ये सिर्फ काम की बात नहीं है, ये एक खामोशी सी परीक्षा है। मेरी सुबहें एक ही सिमत में चलनी शुरू हो गई थी, अंधेरे में उठना, जल्दी-जल्दी नहाना, दुपट्टा कसकर संभालना, चुपचाप किचन में दाखिल हो जाना। उसके बाद शाम तक शायद ही कोई पल ऐसा होता जब मैं एक जगह बैठ पाती। बर्तनों की आवाज़ पूरे घर में गूंजती रहती, कभी चूल्हे पर पराठे सिकते, कभी चाय के भगोने उबलते। मेरे हाथ रुकते ही नहीं थे, जैसे अगर एक पल भी रुक गई तो घर की सांस टूट जाएगी। और इसी सब के बीच कभी-कभी रात के सन्नाटे में जब वो मेरे पास लेटा होता, उसका हाथ अनजाने में मेरी उँगलियों को छू जाता। उस हल्के से स्पर्श में एक पल के लिए ये भूल जाती कि दिन भर कितना टूटी हूँ। उसका सांसों का गर्म एहसास मेरे कंधे पर टिक जाता और मन के किसी कोने में एक नरम सी उम्मीद जागती कि शायद यही शादी है, शायद यही प्यार है। मगर सुबह होते ही वह एहसास भी काम की आवाज़ों में दब जाता। सोहन का मिजाज सबसे अलग था। वह अपने मोजे तक खुद नहीं संभाल पाता था। उसका हर छोटा-बड़ा काम जैसे मेरी ही ज़िम्मेदारी बन गया था। वह दिन भर बाहर रहता, लौट कर कपड़े यूँ ही बिस्तर पर फेंक देता, जैसे उनका कोई अस्तित्व ही ना हो। मैं उन्हें समेटती, धोती, सुखाती, इस्त्री करती और फिर तरीके से अलमारी में रख देती। उसके आते ही पानी देना, जूते एक तरफ रखना, अगले दिन की कपड़ों की फ़िक्र करना, ये सब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका था। कभी उसकी पैंट की जेब में कपड़े, कागज़, रसीद और बिल निकालना मेरी ज़िम्मेदारी होती, कभी आखिरी पल में उसके कपड़े प्रेस करना। वह दिन के 10 मिनट भी ऐसा काम खुद करने को तैयार नहीं होता था। और मैंने कभी ये सवाल अपने दिमाग में आने ही ना दिया कि मेरी ज़िंदगी धीरे-धीरे इन छोटे-छोटे कामों के इर्द-गिर्द सिमटती जा रही है। मेरे पास ना फुर्सत थी, ना आराम, ना ऐसा कोई पल जब मैं रुक कर खुद से पूछ सकूं कि मैं क्या चाहती हूँ या मुझे कैसा लग रहा है। सुबह से शाम तक मैं बस चलती रहती थी और वक्त का एहसास भी जैसे बदल गया था। कभी-कभी यूँ लगता कि मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं,
जबकि हकीकत ये थी कि अभी तो सिर्फ 1 हफ्ता ही बीता था। शायद इसकी वजह यही थी कि मैंने ये सारे बोझ चुपचाप अपने ऊपर ले लिए थे। जो मेरे सामने रखे गए थे, मैं ना बहस कर सकती थी मगर मुझे मना करना ही नहीं आता था और ना ही कोई ऐसा था जिसे मेरी बात सुनने की ज़रूरत महसूस होती। मैं बस करती चली जा रही थी, लगातार खामोशी से खुद को पीछे छोड़ती हुई। सोहन का व्यवहार मेरे साथ दिन-ब-दिन ऐसा लगने लगा, जैसे उसके लिए घर लौटना कोई खुशी नहीं, बल्कि एक ऐसी ज़िम्मेदारी हो जिसे निभाना ज़रूरी हो। वह आता तो बिना कुछ कहे सीधे खाने की मेज पर बैठ जाता। 2-4 निवाले चुपचाप खाता, फिर मोबाइल उसकी दुनिया बन जाता। जैसे उस छोटी सी स्क्रीन में वह सब कुछ था, जो उसे इस घर में नहीं मिलता। हमारे बीच बातचीत सिर्फ रात तक सिमट कर रह गई थी और वह भी कुछ पलों के लिए और उन पलों में भी बातें एक तरफा होती। वह अपनी बातें करता, अपनी ज़रूरतें गिनता मगर कभी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि मैं कैसी हूँ, मेरा दिन कैसा बीता, घर के लोग मुझे कैसे लगे। क्या मैं इस सब बोझ के नीचे टूट तो नहीं रही? धीरे-धीरे मुझे एहसास होने लगा कि शायद मैं भी उसी दायरे में कैद हो चुकी हूँ, जहाँ शादी के बाद औरतों की जिंदगी सिर्फ काम करना और चुप रहना बन जाती है। शादी से पहले हम लड़कियां अपने दिल में कितने ही सपने सजा लेती हैं, ये उम्मीद पाल लेती हैं कि कोई हमें समझेगा, हमारे साथ वक्त बिताएगा, हंसेगा, बोलेगा, हमारे दिन की छोटी-मोटी बातों में दिलचस्पी लेगा। कुछ पल ऐसे भी होंगे जो जिंदगी भर की याद बन जाएगी। मगर मुझे तो पहले हफ्ते में ये समझ आ गया था कि मेरे हिस्से में ऐसे सपनों की कोई जगह नहीं। मैंने अपने आसपास बहुत सी औरतों को देखा था जिनकी जिंदगी इसी तरह बीत रही थी। वह सुबह से शाम तक घर के कामों में खुद को घिसती रहती थी। पति रात को आकर थोड़ी देर साथ बैठता और फिर अपनी दुनिया में खो जाता। उसके बाद वह औरत फिर उसी चुप और मामूली जिंदगी में लौट जाती। शायद इसी वजह से अब मुझे ये मानना पड़ रहा था कि शादी की हकीकत वो नहीं होती जो हम अपने नाजुक दिल में बसाकर रख लेते हैं। हम सोचते हैं कि पति हमें वक्त देगा, हमसे बात करेगा, हमारी पसंद नापसंद जानेगा, मगर अक्सर हकीकत इससे बिल्कुल अलग निकलती है। कभी-कभी मैं खुद को ये कहकर तसल्ली देती कि शायद ये खूबसूरत सपने सिर्फ मोहब्बत की शादियों में पूरे होते हैं, मगर फिर दिल के किसी कोने से एक सवाल उठता कि क्या सच में मोहब्बत की शादियां भी आखिरकार इसी खामोशी और दूरी में नहीं बदल जाती? और यही सवाल मेरे भीतर एक अनकही थकान बनकर रह जाता। वक्त के साथ मुझे ये समझ आने लगा कि मोहब्बत से की गई शादियां भी हमेशा सपनों जैसी नहीं रहती। वह भी धीरे धीरे एक आम रिश्ते में ढल जाती है, जहाँ शुरुआत की मिठास फीकी पड़ने लगती है और उसकी जगह नाराजगी मनाने की कोशिश लंबी चुप्पी जगह बना लेती है। फर्क बस इतना होता है कि पहले हम इसे बर्दाश्त समझकर सह लेते हैं और बाद में आदत बना लेते हैं। मैंने देखा कि जब किसी पति से पूछा जाए कि पत्नी कौन सी बात उसे बुरी लगती है, तो वो पल भर में कई शिकायतें गिनवा देते हैं और जब पत्नी से यही सवाल किया जाए, तो वह भी दिल में जमा की हुई बहुत सी बातें बाहर लाने को तैयार बैठी होती है। जबकि सच तो ये है कि अगर दो इंसान एक ही छत के नीचे जिंदगी बिता रहे हैं, तो उन्हें एक दूसरे की छोटी-मोटी कमजोरियां, आदतें और खुशियों को स्वीकार करना ही पड़ता है। मगर हमारे समाज में स्वीकार करने की जगह बर्दाश्त को ही रिश्ते निभाने का तरीका बना दिया गया। जहाँ लोग ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं, वे धीरे-धीरे एक दूसरे से उकताने लगते हैं। हर छोटी बात एक समस्या बन जाती है, हर शब्द एक उलझन और हर मामूली गलती एक बड़ा पाप लगने लगता है। शायद इसी वजह से मुझे लगने लगा था कि मेरी शादी भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है, जहाँ मोहब्बत कोई एहसास नहीं बल्कि बस एक शब्द बनकर रह जाती है और जिंदगी एक ऐसी रोजमर्रा की भाग दौड़ में बदल जाती है, जिसमें ना खुशी होती है, ना शोर, ना गहरा गम, बस एक बराबर की थकान और ऐसी जिम्मेदारी होती है जिसे चुपचाप दिल पर बोझ बनाकर ढोया जाता है, ये सोचते हुए कि शायद यही औरत होने की कीमत है और शायद यही शादी की हकीकत है। मेरी शादी का पहला हफ्ता सिर्फ घर के कामों का नहीं था, बल्कि उस थकान की भी शुरुआत था जो धीरे-धीरे मेरे भीतर जड़ें जमाने लगी थी और मुझे एहसास कराने लगी थी कि शादी औरत की जिंदगी को आसान बनाने के बजाय कई बार और ज्यादा मुश्किल बना देती है। मैं इस मुश्किल के पहले पन्ने पर कदम रख चुकी थी। उसका अंजाम मुझे साफ नजर नहीं आ रहा था। दिन बीतते गए और शादी को अभी पूरा महीना भी नहीं हुआ था कि मैंने सोहन को बताना शुरू किया कि मुझे हल्के-हल्के चक्कर आ रहे हैं। ये बात मैंने एक दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते दोहराई, मगर शायद मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। उसे ये सब औरतों की आम कमजोरी लगती थी, जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है।
घर के काम बढ़ते जा रहे थे। मेरा जिस्म अंदर ही अंदर टूटने लगा था। फिर वो पल भी आ गया जिसका मुझे डर पहले से ही था। सिर दर्द से फटा जा रहा था। मैं किचन में दाल पका रही थी कि अचानक कमरा घूमने लगा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरे हाथ से गर्म पतीला फिसल कर नीचे गिर गया। उबलती दाल मेरे पैरों पर जा गिरी। जलन की तेज पीड़ा ने मुझे वहीं जमीन पर गिरा दिया। शोर सुनकर घर के लोग भागते हुए आए। सोहन भी घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। पहली बार उसने मुझे इस तरह बेबस हालत में देखा। उसने बिना कुछ सोचे समझे मुझे गाड़ी में बिठाया और डॉक्टर के पास ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने जो कहा उसने मेरी सारी थकान को एक पल के लिए रोक दिया। उसने बताया कि मैं मां बनने वाली हूँ और ये खबर सुनते ही पूरा घर खुशी से भर गया, क्योंकि ये उस परिवार का पहला बच्चा था। जबकि मेरे दिल के किसी कोने में खुशी के साथ एक अनकहा डर भी जन्म ले चुका था। सबके चेहरे खिल उठे थे और आशीर्वाद के साए में आवाजें गूंजने लगी थी। सोहन के चेहरे पर भी एक नई सी चमक थी। उसने मुझे पहली बार ठीक से गौर से देखा और मेरे पास आकर बैठा। मेरे जले हुए पैरों की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है? मैं चुप रही। फिर थके हुए दिल से बस इतना कहा, मैं तो 1 हफ्ते से बता रही थी। उसने हल्की सी सांस लेकर कहा कि मुझे लगा मामूली बात होगी, और उसके इस एक शब्द ने मुझे अंदर तक ये एहसास करा दिया कि इस घर में मेरी तकलीफ तब तक मायने नहीं रखती थी जब तक वो किसी खुशखबरी से जुड़ी ना हो। सब यही कहते रहे, ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है, बल्कि खुशखबरी है कि मैं मां बनने वाली हूँ। मगर खुशी के बीच मेरी सास के मुंह से निकला एक वाक्या सीधे मेरे दिल पर लगा। उन्होंने कहा कि अभी तो शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और इतनी जल्दी खुशखबरी सुना दी। उनके शब्दों में सवाल भी था और सख्ती भी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मेरी दादी सास ने तुरंत बात का रुख बदल दिया और कहा कि आजकल तो लोग पहले ही महीने में ये खबर सुना देते हैं, 4 महीने बाद बताते तो यही कहा जाता कि बच्चों में दिक्कत है। जल्दी बताया तो भी ऐतराज। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे मुझे हौसला दे रही हूँ। शायद इसलिए कि अब उन्हें मुझसे कुछ अपनापन दिखने लगा था। मुझे भी उनके पास खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस होने लगा, क्योंकि शादी के बाद बहू को जहाँ जरा सी भी अपनायत मिल जाए वहीं उसके लिए सहारा बन जाती है। मुझे अपनी माँ की बात याद आ गई, जो उसने विदाई के वक्त कही थी, पहला बच्चा जल्दी हो जाए तो ससुराल में औरत की जड़ें मजबूत हो जाती हैं, नहीं तो बाद में औरतों को इसके लिए भी सहना पड़ता है। उस बात ने मेरे दिल को थोड़ी ठंडक दी और मैं खुद को समझाने लगी, शायद यही ठीक हुआ। मगर प्रेगनेंसी की हकीकत ये थी कि हर दिन एक नई परीक्षा था, हर दर्द एक नया एहसास बनकर आता था और हर पल मुझे मेरी कमजोरी का एहसास कराता था। सब कुछ नया था, फिर भी घर वाले कुछ हद तक मेरा ख्याल रखने लगे थे। कभी काम कम करवाते तो कभी समझाते, ज्यादा मेहनत मत करो क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। फिर वह दिन आया जब डॉक्टर ने बताया कि मेरे पेट में बेटी है। मैंने सबके चेहरे गौर से देखे। किसी के चेहरे पर मायूसी खुलकर नहीं थी, मगर वो खुशी भी नहीं थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। उसी पल मुझे पहली बार समझ आया, कुछ सच्चाइयां खामोश होती हैं, उन्हें कहा नहीं जाता, मगर वे आंखों में लिखी होती है। बेटी की खबर सबने बस इतना कहा कि कोई बात नहीं, बाद में बेटा भी हो जाएगा। बेटी आना भी खुशी की बात है, मगर उस खुशी में वो चमक नहीं थी जो बेटे के लिए होती है। दिन बीतते गए और घर में मुझे बार-बार समझाया जाने लगा कि अब ज्यादा काम करो, कहीं आखिरी में ऑपरेशन ना करना पड़ जाए। डॉक्टर ने आखिरी 3 महीनों में परहेज करने को कहा था। जब मैंने ये बात सोहन को बताई, तो वह पहली बार सच में गंभीर और उदास दिखा। उसने चुपचाप कहा कि अगर ये तुम्हारी सेहत के लिए जरूरी है, तो मैं सब्र कर लूंगा। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे शायद उसे पहली बार मेरी तकलीफ का एहसास हुआ हो। शायद कहीं न कहीं उसे मेरी फ़िक्र भी थी। वक़्त इसी तरह बीतता गया और फिर वह दिन भी आ पहुँचा जब मुझे डिलीवरी का दर्द शुरू हुआ। मुझे अस्पताल ले जाया गया। जाँच के बाद डॉक्टर ने कहा कि हालात ठीक नहीं और छोटा-सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सुनते ही मेरे दिल में डर उतर आया था, क्योंकि मैं इंतज़ार में बैठी एक औरत की बातें सुन चुकी थी, जो कह रही थी कि छोटे ऑपरेशन के टाँके बहुत तकलीफ़ देते हैं। उसके शब्दों ने मेरी घबराहट और बढ़ा दी। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे और दिल तेज धड़कने लगा। मैंने पूरी कोशिश की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। हर दर्द सहा, हर पल हिम्मत बांधे रखी, मगर आखिरी में डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो मेरी बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। उसी पल मेरे लिए फैसला आसान हो गया। ऑपरेशन हुआ, टाँके लगे, दर्द भी हुआ, डर भी। मगर जब मेरी बच्ची सही सलामत इस दुनिया में आई
तो मुझे लगा जैसे सारी तकलीफ एक पल में खत्म हो गई हो। मगर उस खुशी के साथ एक कड़वी हकीकत भी सामने आ गई। मैंने महसूस किया कि मेरी बेटी के जन्म पर वह शोर व उत्सव नहीं था, जो मैंने सपनों में सोचा था। घर आने वालों को आशीर्वाद तो दिया जा रहा था, मगर बस रस्म निभाने के लिए। उसी चुप्पी में मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हमारे समाज में कुछ खुशियाँ आज भी शर्तों के साथ मनाई जाती है, चाय के साथ मिठाई तक नहीं रखी गई। ये परिवार का पहला बच्चा था और वो भी मेरी पहली बेटी, जिसे मैंने 7-8 महीनों की परेशानी के बाद जन्म दिया था। शायद उनके हिस्से की खुशी वही खत्म हो चुकी थी। उस वक़्त मैंने उसे दिल पर ज़्यादा नहीं लिया था, मगर आज ये कहानी दोहराते हुए बहुत दर्द के साथ समझ आता है कि मेरा पूरा परिवार, यहाँ तक मेरे माँ-बाप भी सामाजिक सोच और दुनिया के डर के कैदी थे। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि लोग क्या कहेंगे, ज़माना क्या सोचेगा। रस्म-रिवाज और दुनियादारी के अलावा किसी ने मेरी हालात नहीं पूछी। मेरी अपनी माँ ने भी आखिरकार यही कहा कि अगर पहले बेटा हो जाता तो बहुत अच्छा होता, फिर बेटी आती तो इतना बुरा न लगता। खैर, अब भगवान ने बेटी भी दी तो 1 साल के बाद दोबारा कोशिश कर लेना। और मैं ये सुनकर अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, क्योंकि मैं अभी इतने दर्द और डर से बाहर नहीं आई थी। मेरा बदन टाँकों की तकलीफ से टूटा हुआ था। लोग मुझसे अलग परीक्षा की उम्मीद लगाए बैठे थे। ऐसा ही नहीं था, मुझे बच्चे नहीं चाहिए थे, मगर मैं कम से कम 3-4 साल का इंतज़ार चाहती थी। ये पहला बच्चा मेरी मर्ज़ी से नहीं आया था और ना ही हमने इसके लिए कोई तैयारी की थी। मुझे तो ये खबर तक अचानक मिली। फैसला कहीं और हो चुका था। अभी हमारी शादी को 10 महीने भी नहीं हुए थे कि मेरी गोद में 10 दिन की नन्ही सी बेटी आ गई थी और मेरी सास लोगों के सामने इस तरह छुपकर बात कर रही थी, जैसे ये बच्ची उनके बेटे की औलाद ना होकर किसी और की हो। वे बार-बार कहती थी, असल में हमने 7वें महीने में ही डिलीवरी करवा दी, क्योंकि परेशानी बढ़ रही थी। जबकि सच्चाई ये थी कि मेरी बेटी पूरे 9 महीने की थी। शायद वह दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहती थी कि सब कुछ उनकी सोच और समाज की उम्मीदों के हिसाब से ही हुआ है, कि सब कुछ ठीक है, वक़्त पूरा हुआ। कहीं कोई ये ना सोचे कि उनकी बहू शादी से पहले माँ बनने वाली थी। मुझे तब पहली बार एहसास हुआ कि हमारे समाज में बेटी की पैदाइश से ज़्यादा खतरनाक लोगों की जुबान और शक होते हैं। औरतों को अपनी सच्चाई छुपाने पर मजबूर कर दिया जाता है। इस समाज में औरत की ज़िंदगी अक्सर ऐसे ही तानों और डर के साए में गुजरती है। और उस वक़्त मैं पूरी तरह अनजान बैठी थी। मुझे अंदाज़ा तक नहीं था कि आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ेंगी और मेरे पति का रवैया इन सब बातों के बाद मेरे साथ कैसा होगा। घर वाले बस इतना मेहरबानी कर रहे थे, अब मुझसे घर का काम नहीं करवाते। अपना और अपनी बेटी का खुद ख़्याल रखो, जैसे ये कोई बहुत बड़ा एहसान हो। मगर मेरे लिए ये सब कुछ नया और बेहद भारी था। हर हरकत पर दर्द और थकान थी। कभी दाईं करवट लेती तो टाँगों में जलन होती, कभी बाईं करवट लेती तो पेट पसीने में भीग जाता। बेटी को गोद में उठाना, उसे दूध पिलाना, साफ करना, बार-बार रात में जागना, मेरे लिए किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं था। घर में कोई ऐसा नहीं था जो मेरा हाथ पकड़कर कहता कि तुम आराम करो, मैं खुद देख लूँगी। मेरी सास कभी-कभार झाँकने आ जाती और बस इतना कहकर चली जाती कि बच्चों के बाद औरतें तो एक दिन में उठकर खड़ी हो जाती है, तुम ही ज़्यादा नाजुक बन गई हो। मेरी नंद भी कभी-कभार आती और वह भी तब, बच्ची नहला-धुला देती जब, बस 2 मिनट गोद में लेकर कहती, कितनी प्यारी है। फिर ये कहते हुए बच्ची मेरी गोद में ही लौटा देती, भाभी अब इसे दूध पिला दो और साफ कर दो, जैसे ये सब सिर्फ मेरा ही काम हो। दिन-ब-दिन मेरी हालात कमज़ोर होती गई और मैं मन ही मन सोचती रही कि माँ बनना उतना आसान नहीं है जितना कहा जाता है। तीसरा दिन आया, रात का वक़्त था, बच्ची सो चुकी थी। मैंने उसके माथे पर हल्का-सा हाथ रखा, वो बिल्कुल शांत थी। दिल ही दिल में भगवान को धन्यवाद दिया, कम से कम आज तो वह सुकून से सो रही है। पिछले 2 दिन वे लगातार रोती रही और फिर मेरी आँख नींद से बोझल हो चुकी थी। तभी दरवाज़ा हल्की आवाज़ के साथ खुला और सोहन अंदर आया। उसके चेहरे पर हल्की-सी मुस्कुराहट थी। वह धीरे से बोला कि आज तो ये सो गई है, पिछले कई दिनों से तो बस रोती रही। मैंने थकी हुई आवाज़ में कहा कि बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, मगर अभी तो 1 घंटे पहले ही सोई है। मैं सोच रही थी कि उसे उठाकर दूध पिला दूँ। सोहन ने तुरंत मना कर दिया और बोला, नहीं, नहीं, उसे आराम करने दो, अभी-अभी तो सोई है। मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी और पूछा, क्यों? उसने बस इतना कहा कि कुछ नहीं, बस उसे सुकून से सोने दो। उस पल मुझे पहली बार लगा
शायद उसके दिल के किसी कोने में मेरी थकान और मेरी बेटी की सुकून की हल्की-सी जगह बन रही है। मगर अब क्या यह एहसास स्थायी होगा? क्या सुलोचना की ज़िंदगी यूँ ही ज़िम्मेदारियों और चुप्पी में गुज़रती रहेगी या उसका पति कभी सच में उसे समझ पाएगा? ये कहानी यहीं नहीं रुकती, आगे इसमें घर की नोक-झोंक भी, दूसरे बच्चे की उम्मीद का दबाव भी और सुलोचना के दिल में उठते सवाल भी। क्या सोहन कभी उसके दर्द को महसूस कर पाएगा या नहीं? ये जानने के लिए इस कहानी से जुड़े रहिए। और अब जाते-जाते आप सभी से दिल से निकली छोटी-सी गुजारिश है, आप मेरी ये वीडियो जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर लिखिए। सच कहूँ तो आपके कमेंट पढ़ना मेरे लिए किसी तोहफ़े से कम नहीं होता। हर नाम, हर जगह मुझे आपसे और भी गहराई से जोड़ देती है। और जो लोग मेरी वीडियो को अपना कीमती समय देकर देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आँखें नम कर दी हो या मन को सुकून दिया हो, तो बस एक छोटा-सा काम कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों तक पहुँचा दीजिए, जिन्हें ऐसी कहानियाँ पसंद है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ़ एक नंबर नहीं, बल्कि आपका भरोसा और प्यार होता है। हम फिर मिलेंगे कल एक और नई दिलचस्प और भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक मुझ पर अपना स्नेह, आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।